नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की एक टेक कंपनी कनेक्ट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की। हमारे पास कुछ जानकारी है इनके बारे में। ये कंपनी पॉपी नाम से एक नया स्मार्टफोन ला रही है और ये भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जहां आप जानते ही हैं चीनी कंपनियों का काफी दबदबा है। हाँ, बिल्कुल। ये एक इंटरेस्टिंग केस है। सुनने में आया है कि ये लोग कोविड-19 के बाद जो माहौल बदला है ना, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, मतलब पॉपी को एक देसी स्मार्टफोन की तरह पेश करने का प्लान है। वो आत्मनिर्भर वाली भावना पर शायद। हाँ, शायद वही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कनेक्ट इनोवेशंस इस मुश्किल मार्केट में कैसे पैर जमाने की सोच रही है, उनके कुछ खास फैसले हैं, उनके पीछे क्या तर्क है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि कंपनियां कंपटीशन को कैसे देखती हैं और मौके कैसे पहचानती हैं, खासकर जो मार्केट में पहले से ही इतने बड़े खिलाड़ी हों। तो इन दस्तावेजों में जो दिख रहा है, कनेक्ट इनोवेशंस ने ये पाया कि भाई बजट फोन सेगमेंट वो तो पूरा चीनी ब्रांड्स के कब्जे में है, हाँ, वो तो है। लेकिन उन्हें एक एक खाली जगह दिखी स्मार्टफोन्स के लोअर सेगमेंट में, मतलब जो एकदम सस्ते वाले फोन होते हैं। करीब 6,000 रुपए से भी नीचे। अच्छा। तो इसी को सोचकर उन्होंने दो मॉडल निकाले हैं। पॉपी ए जो है 4,499 रुपीस का, और पॉपी बी वो है 5,499 रुपीस का। ये कीमत काफी स्ट्रेटेजिक लगती है। हाँ, ये सेगमेंट चुनना और ये कीमतें रखना, ये बहुत अहम है। ये दिखाता है कि उन्होंने मतलब बाजार को ठीक से पढ़ा है और सीधे भिड़ने के बजाय एक ऐसी जगह खोजी है जहां शायद वो मुकाबला कर सकें। मतलब जहां बड़े ब्रांड्स शायद उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, कह सकते हैं जो ज्यादा महंगे फोन्स पे फोकस करते हैं वो शायद इस अल्ट्रा बजट सेगमेंट को नजरअंदाज कर रहे हों। और ये बीसी वाली बात, आजकल ये देशभक्ति राष्ट्रवाद की बातें तो खूब होती हैं, पर क्या स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट में जहां लोग कीमत और फीचर्स देखते हैं, ये वाकई काम करता है? सवाल तो जायज है। देखिए, ये एक भावनात्मक अपील तो है जरूर, खासकर वो महामारी के बाद जो माहौल बदला उसमें। कंपनी को उम्मीद होगी कि लोग भाई लोकल ब्रांड को सपोर्ट करें। लेकिन हाँ, ये देखना पड़ेगा कि ये भावना असल में खरीदारी में बदलती है या नहीं, क्योंकि सामने चीनी ब्रांड्स हैं जो शायद कम कीमत में ज्यादा फीचर्स दे रहे हों। ये एक बड़ा दाव है। सही कहा। तो ये तो हुई पॉपी फोन की बात, पर एक सवाल ये भी है कि इस नए काम के लिए, मतलब स्मार्टफोन बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, रणनीति क्या है? पता चला है कि इसका जवाब शायद उनके पुराने बिजनेस में है। वो एक्सेसरीज बनाते हैं ना। अच्छा, हाँ। तो कुछ सवाल जवाब है हमारे पास जिनसे इस पर थोड़ी रोशनी पड़ती है। जैसे एक सवाल है, प्रश्न 4, वो कनेक्ट इनोवेशंस के एक्सेसरीज बिजनेस के बारे में है और पूछता है कि ये बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में कहाँ आता है, वो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वाला फ्रेमवर्क। जवाब दिया गया है कैश काउ। हाँ, कैश काउ। ये यहाँ बहुत जरूरी है। दस्तावेजों का तर्क ये है कि एक्सेसरीज बिजनेस का मार्केट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ रेट कम है, लेकिन इसमें कनेक्ट इनोवेशंस का मार्केट शेयर काफी ज्यादा है। अच्छा। तो ऐसे बिजनेस में क्या होता है कि आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर वो लगातार कंपनी के लिए कैश मतलब नकदी बनाता रहता है। ये क्लासिक कैश काउ सिचुएशन है। तो मतलब पुराने मुनाफे वाले बिजनेस से पैसा निकाल कर नए जोखिम वाले काम में लगाना, जैसे पॉपी फोन। बिल्कुल यही रणनीति लगती है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है, क्या ये एक्सेसरीज वाला बिजनेस इतना कैश दे पाएगा? स्मार्टफोन का बिजनेस तो बहुत खर्चीला होता है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ये तो है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न 5। ये उनके एक्सेसरीज प्रोडक्शन के दूसरे फेज से जुड़ा है। इसमें पूछा है कि वो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखने के लिए, मतलब नए लोगों को आने से रोकने के लिए कौन सी बाधा, कौन सा बैरियर खड़ा करने की सोच रहे हैं। जवाब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाँ। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके हर एक चीज बनाने की लागत कम करना। जानकारी यही कहती है कि वो अपनी पर यूनिट कॉस्ट, मतलब हर पीस बनाने का खर्चा कम करने पर काम कर रहे हैं। यानी ज्यादा बनाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल। जब कनेक्ट इनोवेशंस बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेसरीज बनाएगी तो हर पीस सस्ता पड़ेगा। अब जो नया प्लेयर आएगा मार्केट में, वो शुरू में इतनी कम लागत पर नहीं बना पाएगा, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। एक तरह से वो अपने कैश काउ बिजनेस को भी सुरक्षित कर रहे हैं। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो कनेक्ट इनोवेशंस का ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे कोई कंपनी
पहले तो मार्केट को समझती है, जैसे लोअर सेगमेंट चुनना, फिर सही कीमत रखती है, फिर देसी जैसी भावनात्मक ब्रांडिंग का इस्तेमाल करती है, और साथ ही ये जो रणनीतिक तरीके हैं, जैसे कैश काउ से फंडिंग लेना और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसी बाधाएं बनाना, इनका इस्तेमाल करके एक मुश्किल बाजार में घुसने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये है बाजार की नब्ज को समझना, अपने पास जो संसाधन हैं जैसे वो एक्सेसरीज वाला कैश, उसका सही इस्तेमाल करना, और फिर लंबे समय तक टिके रहने के लिए, मतलब सस्टेन करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना। और हाँ, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आखिर में, क्या सिर्फ देसी होने का टैग और ये बेहद सस्ते स्मार्टफोन वाला सेगमेंट पकड़ना, क्या ये काफी होगा भारतीय स्मार्टफोन बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए, वो भी तब जब चीनी कंपनियों का इतना दबदबा है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की एक टेक कंपनी कनेक्ट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की। हमारे पास कुछ जानकारी है इनके बारे में। ये कंपनी पॉपी नाम से एक नया स्मार्टफोन ला रही है, और ये भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जहां आप जानते ही हैं चीनी कंपनियों का काफी दबदबा है। हाँ बिल्कुल, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। सुनने में आया है कि ये लोग कोविड-19 के बाद जो माहौल बदला है ना, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ। मतलब पॉपी को एक देसी स्मार्टफोन की तरह पेश करने का प्लान है। वो आत्मनिर्भर वाली भावना पर शायद। हाँ, शायद वही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कनेक्ट इनोवेशंस इस मुश्किल मार्केट में कैसे पैर जमाने की सोच रही है, उनके कुछ खास फैसले हैं, उनके पीछे क्या तर्क है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि कंपनियां कंपटीशन को कैसे देखती हैं और मौके कैसे पहचानती हैं, खासकर जो मार्केट में पहले से ही इतने बड़े खिलाड़ी हों। तो इन दस्तावेजों में जो दिख रहा है, कनेक्ट इनोवेशंस ने ये पाया कि भाई बजट फोन सेगमेंट वो तो पूरा चीनी ब्रांड्स के कब्जे में है। हाँ वो तो है। लेकिन उन्हें एक खाली जगह दिखी स्मार्टफोन्स के लोअर सेगमेंट में, मतलब जो एकदम सस्ते वाले फोन होते हैं। करीब 6,000 रुपए से भी नीचे। अच्छा। तो इसी को सोचकर उन्होंने 2 मॉडल निकाले हैं। पॉपी ए जो है 4,499 रुपीस का, और पॉपी बी वो है 5,499 रुपीस का। ये कीमत काफी स्ट्रेटेजिक लगती है। हाँ, ये सेगमेंट चुनना और ये कीमतें रखना, ये बहुत अहम है। ये दिखाता है कि उन्होंने मतलब बाजार को ठीक से पढ़ा है और सीधे भिड़ने के बजाय एक ऐसी जगह खोजी है जहां शायद वो मुकाबला कर सकें। मतलब जहां बड़े ब्रांड्स शायद उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, कह सकते हैं जो ज्यादा महंगे फोन्स पे फोकस करते हैं वो शायद इस अल्ट्रा बजट सेगमेंट को नजरअंदाज कर रहे हों। और ये बीसी वाली बात, आजकल ये देशभक्ति, राष्ट्रवाद की बातें तो खूब होती हैं, पर क्या स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट में जहां लोग कीमत और फीचर्स देखते हैं, ये वाकई काम करता है? सवाल तो जायज है। देखिए, ये एक भावनात्मक अपील तो है जरूर, खासकर वो महामारी के बाद जो माहौल बदला उसमें कंपनी को उम्मीद होगी कि लोग भाई लोकल ब्रांड को सपोर्ट करें। लेकिन हाँ, ये देखना पड़ेगा कि ये भावना असल में खरीदारी में बदलती है या नहीं, क्योंकि सामने चीनी ब्रांड्स हैं जो शायद कम कीमत में ज्यादा फीचर्स दे रहे हों। ये एक बड़ा दाव है। सही कहा। तो ये तो हुई पॉपी फोन की बात, पर एक सवाल ये भी है कि इस नए काम के लिए, मतलब स्मार्टफोन बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? रणनीति क्या है? पता चला है कि इसका जवाब शायद उनके पुराने बिजनेस में है। वो एक्सेसरीज बनाते हैं ना। अच्छा, हाँ। तो कुछ सवाल जवाब है हमारे पास जिनसे इस पर थोड़ी रोशनी पड़ती है। जैसे एक सवाल है, प्रश्न 4, वो कनेक्ट इनोवेशंस के एक्सेसरीज बिजनेस के बारे में है और पूछता है कि ये BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में कहाँ आता है, वो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वाला फ्रेमवर्क। जवाब दिया गया है कैश काउ। हाँ, कैश काउ, ये यहाँ बहुत जरूरी है। दस्तावेजों का तर्क ये है कि एक्सेसरीज बिजनेस का मार्केट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ रेट कम है, लेकिन इसमें कनेक्ट इनोवेशंस का मार्केट शेयर काफी ज्यादा है। अच्छा। तो ऐसे बिजनेस में क्या होता है कि आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर वो लगातार कंपनी के लिए कैश, मतलब नकदी बनाता रहता है। ये क्लासिक कैश काउ सिचुएशन है। तो मतलब पुराने मुनाफे वाले बिजनेस से पैसा निकाल कर नए जोखिम वाले काम में लगाना, जैसे पॉपी फोन। बिल्कुल, यही रणनीति लगती है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है, क्या ये एक्सेसरीज वाला बिजनेस इतना कैश दे पाएगा? स्मार्टफोन का बिजनेस तो बहुत खर्चीला होता है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ये तो है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न 5। ये उनके एक्सेसरीज प्रोडक्शन के दूसरे फेज से जुड़ा है।
इसमें पूछा है कि वो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखने के लिए, मतलब नए लोगों को आने से रोकने के लिए कौन सी बाधा, कौन सा बैरियर खड़ा करने की सोच रहे हैं। जवाब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाँ। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके हर एक चीज बनाने की लागत कम करना। जानकारी यही कहती है कि वो अपनी पर यूनिट कॉस्ट, मतलब हर पीस बनाने का खर्चा कम करने पर काम कर रहे हैं। यानी ज्यादा बनाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल। जब कनेक्ट इनोवेशंस बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेसरीज बनाएगी तो हर पीस सस्ता पड़ेगा। अब जो नया प्लेयर आएगा मार्केट में, वो शुरू में इतनी कम लागत पर नहीं बना पाएगा, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। एक तरह से वो अपने कैश काउ बिजनेस को भी सुरक्षित कर रहे हैं। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो कनेक्ट इनोवेशंस का ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे कोई कंपनी पहले तो मार्केट को समझती है, जैसे लोअर सेगमेंट चुनना, फिर सही कीमत रखती है, फिर देसी जैसी भावनात्मक ब्रांडिंग का इस्तेमाल करती है, और साथ ही ये जो रणनीतिक तरीके हैं जैसे कैश काउ से फंडिंग लेना और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसी बाधाएं बनाना, इनका इस्तेमाल करके एक मुश्किल बाजार में घुसने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये है बाजार की नब्ज को समझना, अपने पास जो संसाधन हैं जैसे वो एक्सेसरीज वाला कैश, उसका सही इस्तेमाल करना, और फिर लंबे समय तक टिके रहने के लिए, मतलब सस्टेन करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना। और हाँ, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आखिर में। क्या सिर्फ देसी होने का टैग और ये बेहद सस्ते स्मार्टफोन वाला सेगमेंट पकड़ना, क्या ये काफी होगा भारतीय स्मार्टफोन बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए? वो भी तब जब चीनी कंपनियों का इतना दबदबा है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर कुछ दिलचस्प मटेरियल, एक केस स्टडी है और उससे जुड़े कुछ सवाल भी। हम खास तौर पर दुबई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी किंग लाइक WLL और उनके एक अनोखे कॉन्सेप्ट विला लर्टमेंट पर गौर करेंगे। तो इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी, अपनी खास ताकतों यानी कोर कॉम्पिटेंसी और अपने संगठन को कैसे मैनेज करती हैं। चलिए इसे करीब से समझते हैं। तो ये किंग लाइक कंपनी दुबई में है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाती है। इन्होंने विला लर्टमेंट नाम से कुछ नया शुरू किया है। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। विला और अपार्टमेंट का मेल है ये। बिल्कुल, खासकर उन परिवारों के लिए जहां शादीशुदा जोड़े अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं। सुनने में तो ये काफी अलग आइडिया है। हाँ, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही खास जरूरत को मतलब टारगेट कर रहा है। शहर में ज्यादा जगह चाहिए और परिवार भी साथ रहे। सही। और केस में बताया गया है कि किंग लाइक की ताकत उनकी जमीन खरीदने की क्षमता है और उनके पास पेटेंटेड इटालियन डिजाइन भी हैं। हाँ, ये बातें उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं, एक तरह का कॉम्पिटिटिव एज देती हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल इसी से जुड़ा है, इगोर अंसॉफ के फ्रेमवर्क के बारे में। किंग लाइक की ये विलारमेंट पहल, ये उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या है? मार्केट डेवलपमेंट है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या है ये? देखिए, अगर हम अनसॉफ के मैट्रिक्स को देखें तो 4 ऑप्शन होते हैं: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। हाँ। यहाँ किंग लाइक अपने मौजूदा बाजार में ही है। हम्म। मतलब दुबई का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट, हम्म। वो कोई नए शहर या देश में नहीं जा रहे हैं, नहीं। लेकिन वो एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, विलारमेंट। हम्म। तो ये साफ तौर पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का केस हुआ, ऑप्शन बी। अच्छा, यानी मौजूदा बाजार, नया उत्पाद। ठीक। जी, वो अपनी जानी पहचानी मार्केट में ही कुछ नया कर रहे हैं। समझ गए। और ये जो उनकी जमीन खरीदने की क्षमता और खास डिजाइन की बात है, अगला सवाल इसी पर है, कोर कॉम्पिटेंसी। सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र कोर कॉम्पिटेंसी की पहचान में नहीं आता। हाँ, ये सीके प्रौलाद और गैरी हैमिल का कॉन्सेप्ट है। कोर कॉम्पिटेंसीज वो खास काबिलियत होती हैं जो कंपनी को दूसरों से बेहतर बनाती हैं। जैसे वो ग्राहकों को खास वैल्यू देती हैं, उनकी नकल करना मुश्किल होता है और उन्हें कई प्रोडक्ट्स या मार्केट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल के ऑप्शंस में ग्राहक मूल्य, दक्षताओं का अनुप्रयोग और प्रतिस्पर्धी भिन्नता शामिल हैं। ये सब कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़े हैं। तो क्या नहीं जुड़ा है? मार्केट डेवलपमेंट, बाजार विकास, ये एक स्ट्रैटेजी है, कोर कॉम्पिटेंसी पहचानने का क्षेत्र नहीं। तो सही जवाब सी, मार्केट डेवलपमेंट है।
किंग लाइक की कोर कॉम्पिटेंसी उनकी लैंड बाइंग पावर और डिजाइन एक्सपर्टीज है, मार्केट डेवलपमेंट नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर। सवाल है कि डिविजनल मैनेजर और स्टाफ संगठन के किस रणनीतिक स्तर का हिस्सा है, कॉर्पोरेट, बिजनेस या फंक्शनल? ये बिजनेस लेवल पर आते हैं, मतलब ऑप्शन सी। बिजनेस लेवल कैसे? देखिए, कॉर्पोरेट लेवल टॉप मैनेजमेंट होता है जो पूरी कंपनी की दिशा तय करता है, हम्म। जैसे किंग लाइक का ओवरऑल विजन। फिर आता है बिजनेस लेवल, जहां अलग अलग बिजनेस यूनिट्स या डिवीजन की स्ट्रैटेजी बनती है। जैसे कि वायलेट अलॉटमेंट प्रोजेक्ट। बिल्कुल, वायलेट अलॉटमेंट को उन्होंने एक अलग बिजनेस यूनिट एसबीयू बनाया है। तो उस एसबीयू के मैनेजर और उनका स्टाफ बिजनेस लेवल पर काम कर रहे हैं। उनका काम है वायलेट अलॉटमेंट को सफल बनाना। और फंक्शनल लेवल फिर डिपार्टमेंट्स का होता है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, जो डे टू डे काम देखते हैं। अच्छा, तो एसबीयू के मैनेजर बिजनेस लेवल पर। जी। ठीक है। और इन सब स्ट्रैटेजी के पीछे एक आधारभूत सवाल होता है, हम किस व्यवसाय में हैं और हम क्या करते हैं? इसका जवाब क्या कहलाता है, मिशन, विजन या कुछ और? मिशन। इसका सीधा जवाब है बी, मिशन। मिशन स्टेटमेंट ही कंपनी के पर्पस को, उसके होने के कारण को डिफाइन करता है। यानी किंग लेले का मिशन उन्हें गाइड करता होगा कि विलाटमेंट जैसा प्रोजेक्ट क्यों करना है? हाँ बिल्कुल, एक क्लियर मिशन ये तय करने में मदद करता है कि कंपनी क्या कर रही है और क्यों कर रही है। ये उनके सारे फैसलों को एक दिशा देता है। सही। और आखिरी सवाल इसी एसबीयू पर है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट की विशेषता नहीं है? हाँ, एसबीयू की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे उसका अपना एक अलग मिशन होता है, अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अपना मैनेजर होता है जो प्लानिंग और प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि यह दो या दो से अधिक स्वतंत्र व्यवसायों का संयोजन है। क्या ये सही है? नहीं, यही गलत है। एसबीयू आमतौर पर एक सिंगल बिजनेस यूनिट होती है या जुड़े हुए बिजनेस का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये दो या दो से ज्यादा बिल्कुल स्वतंत्र व्यवसायों का संयोजन नहीं होता। वो एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करती है, जिसका अपना फोकस होता है। तो सही जवाब ए है, क्योंकि ये एसबीयू की विशेषता नहीं है। मतलब किंग लाइक का विलामेंट प्रोजेक्ट एक सिंगल फोकस्ड एसबीओ है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि किंग लाइक का ये विलामेंट कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का उदाहरण है। वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी यानी जमीन और डिजाइन का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, और इसे एक अलग एसबीयू बनाकर बिजनेस लेवल पर मैनेज कर रहे हैं, जो एक स्पष्ट मिशन के तहत काम कर रहे हैं। कागज पर तो ये सब काफी मजबूत लग रहा है, रणनीति अच्छी दिखती है। रणनीति के नजरिए से तो बिल्कुल मजबूत है। उनके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, रिसोर्सेज भी हैं, जमीन खरीदने की ताकत, पेटेंटेड डिजाइन और मार्केट की जरूरत की समझ भी लगती है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल है सोचने के लिए। क्या एक अच्छी रणनीति और कुछ खास फायदे ही सफलता की गारंटी है? मतलब प्लान तो बढ़िया है, पर असली चुनौती तो उसे अमल में लाने की है। हाँ, वो तो है, एग्जीक्यूशन। बिल्कुल। सोचिए, 15,000 विलाटमेंट्स बनाना और बेचना अगले 3 साल में, ये बहुत बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज है। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी मेंटेन करना, टाइम पे डिलीवरी देना, इतने बड़े स्केल पर ऑपरेशन संभालना। हाँ, ये आसान नहीं होगा। और फिर वो मार्केटिंग वाला एंगल, हॉलीवुड बॉलीवुड सितारों से शिलान्यास करवाना, ग्लोबल मीडिया कवरेज। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा वैसा रिजल्ट देता जैसा हम सोचते हैं? ये इसके अपने रिस्क हैं, बजट का रिस्क, इमेज का रिस्क। बात तो सही है, हाई प्रोफाइल मार्केटिंग कभी-कभी बैकफायर भी कर सकती है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि रणनीति चाहे कितनी भी सॉलिड क्यों ना हो, जमीन पर उसे उतारने में, यानी कार्यान्वयन या एग्जीक्यूशन में क्या मुश्किलें आ सकती हैं? ये किंग लाइक के लिए बड़ा सवाल होगा। नमस्कार, आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की दुनिया में एक दिलचस्प केस स्टडी पर बात करेंगे। यह है केस सिनेरियो 3, हरियाली प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। दिए गए मटेरियल से हम इसे और इससे जुड़े सवालों को समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। हरियाली एक नई कंपनी है जो कॉर्पोरेट स्पेसेस को मतलब हरा भरा बनाने का काम करती है। हाँ, और हम देखेंगे कि ये कंपटीशन, स्ट्रैटेजी और अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। बिल्कुल। और ये केस दिखाता है कि कैसे एक नई कंपनी अपनी पहचान बनाती है, बाजार की चुनौतियों का सामना करती है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली से। इनका खास तरीका क्या है? सुना रहे ये स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं देते। हाँ, यही इनकी खास बात है। ये टेलर मेड डिजाइन पर फोकस करते हैं, मतलब हर क्लाइंट के लिए अलग उनकी जरूरत के हिसाब से। अच्छा, और वो ग्रीन कार्ड पॉइंट सिस्टम क्या चीज है? वो बेसिकली जैसा सवाल 2 में बताया गया है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग का एक उदाहरण है। ऑगमेंटेड मार्केटिंग
मतलब जो आपकी कोर सर्विस है, जैसे पौधे लगाना, उसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं। जैसे पॉइंट्स देना जो अगली खरीद पर इस्तेमाल हो सकें, या शायद कुछ स्पेशल केयर टिप्स। इससे कस्टमर का अनुभव बेहतर होता है और वो जुड़ाव महसूस करता है। दिलचस्प है। लेकिन बाजार में टिकना आसान तो नहीं होगा, खास तौर पे जब ग्रीन जोन जैसी बड़ी कंपनी पहले से मौजूद है। बिल्कुल नहीं। ग्रीन जोन इंडस्ट्री लीडर है और जैसा सवाल 1 में कहा गया है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा। हाँ, वो इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट करते हैं कि उनकी प्रति यूनिट कॉस्ट यानी हर प्रोजेक्ट की लागत कम हो जाती है। तो हरियाली जैसी नई कंपनी के लिए कीमत में मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा बैरियर टू एंट्री है, मतलब बाजार में घुसने में रुकावट। और क्या सिर्फ यही एक पहलू है कंपटीशन का? नहीं, एक और पॉइंट है जो सवाल 5 से जुड़ा है। वो ये कि कंपटीशन कितना इंटेंस होगा, ये अक्सर फिक्स्ड कॉस्ट पर ज्यादा निर्भर करता है, वेरिएबल कॉस्ट पर उतना नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे किराया, मशीनें। हाँ, अगर किसी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो उस पर हमेशा दबाव रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे ताकि वो लागत वसूल हो। अच्छा, तो इससे कंपटीशन और बढ़ जाता है। बिल्कुल, सब अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे प्राइस वॉर जैसी स्थिति भी बन सकती है। समझ गया। अब जरा हरियाली के अंदर की बात करते हैं। उनकी टीम की बनावट, 6 संस्थापक, सिर्फ 4 मिडिल मैनेजर और 50 से ज्यादा ग्राउंड स्टाफ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, सवाल 4 इसे ओवरग्लास स्ट्रक्चर कहता है। ओवरग्लास, रेत घड़ी जैसा। हाँ, टॉप पर चौड़ा 6 फाउंडर्स, बीच में बहुत पतला सिर्फ 4 मिडिल मैनेजर, शायद ऑटोमेशन या किसी और वजह से, और फिर नीचे बेस चौड़ा 50+ ग्राउंड लेवल प्रोफेशनल्स। इसका फायदा क्या है? लागत कम होती होगी? हाँ, मिडिल मैनेजमेंट कम होने से लागत बच सकती है, लेकिन इसकी एक चुनौती भी है। हो गया कि जो ग्राउंड लेवल के कर्मचारी हैं, उनके लिए प्रमोशन के मतलब ऊपर बढ़ने के रास्ते सीमित हो सकते हैं, क्योंकि बीच की लेयर बहुत छोटी है। ये तो सोचने वाली बात है, खासकर जब उनका विजन इतना बड़ा है। हाँ, सवाल 3 में उनके विजन का जिक्र है, भारत की हर कॉर्पोरेट इकाई तक पहुंचना। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन है। तो क्या ये ओवरग्लास स्ट्रक्चर इस बड़े विजन को सपोर्ट कर पाएगा? ये एक सवाल है। बिल्कुल, यहीं पर रणनीति, संरचना और विजन के बीच तालमेल की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, हरियाली पर्सनलाइजेशन और ऑगमेंटेड मार्केटिंग से अलग पहचान बना रही है। हाँ, उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। सही कहा। उनकी अपनी एक खास ओवरग्लास स्ट्रक्चर है और एक बहुत बड़ा विजन है। बिल्कुल, और ये केस हमें यही सिखाता है कि कंपनी की सफलता किसी एक चीज पर नहीं, बल्कि इन सब चीजों, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, कंपटीशन, विजन के सही तालमेल पर निर्भर करती है। जी, ये सारे तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं और कंपनी की स्थिति समझने में मदद करते हैं। हाँ, तो ये थी हरियाली प्राइवेट लिमिटेड के केस और उससे जुड़े सवालों पर हमारी आज की चर्चा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, हरियाली जैसी कंपनी जो पर्सनलाइजेशन पर इतना जोर दे रही है और पूरे भारत में फैलना चाहती है, उसकी अगली बड़ी रणनीतिक चुनौती क्या हो सकती है, खासकर उनकी इस ओवरग्लास संरचना को देखते हुए। क्या ये संरचना उनके विस्तार में मदद करेगी या फिर एक बाधा बन जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। स्वागत है। आज हम लक्स हील नाम की एक हेल्थ केयर कंपनी से जुड़े एक केस स्टडी सिनेरियो पर बात कर रहे हैं, खासकर सिनेरियो 4। जी। ये कंपनी अपनी ऑटोमेटेड व्हीलचेयर व्हीलिक्स के लिए तो जानी जा रही है, पर साथ ही कुछ मुश्किलों से भी गुजर रही है, जैसे लीडरशिप या पार्टनरशिप के मुद्दे। बिल्कुल। तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ सवाल जवाब है। चलिए इनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से क्या चल रहा है। हाँ, जरूर। तो पहला सवाल लक्स हील के विजन स्टेटमेंट को लेकर है। सवाल ये था कि जब स्ट्रैटेजिक विजन बनाते हैं तो क्या चीज जरूरी नहीं है। हाँ। और जवाब में कहा गया कि विजन को बहुत सख्ती से, मतलब रिजिडली डिफाइन नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। विजन तो क्लियर होना चाहिए ना। हाँ, ये लगता तो है, लेकिन देखिए, स्ट्रैटेजी में विजन का काम एक तरह से प्रेरणा देना होता है, भविष्य की एक तस्वीर दिखाना। अच्छा। लक्स हील का विजन है सबसे प्रशंसित और जिम्मेदार हेल्थ केयर उपकरण कंपनी बनना। ये एक इच्छा है, एक एस्पिरेशन। अगर इसे बहुत ही सख्त नियमों में बांध दिया तो फिर कंपनी वक्त के साथ ढल नहीं पाएगी। इसलिए थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ा लचीलापन जरूरी है, सख्ती नहीं।
ओके, मतलब एक दिशा देना है पर रास्ता एकदम पत्थर पे लकीर जैसा ना हो। समझ गए। बिल्कुल। अब आते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने के फैसले पर, खासकर जब वीगो के साथ उनकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आई। जी। तो इस कदम को बीसीजी मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क कहा गया है। पहले तो ये बीसीजी मैट्रिक्स क्या चीज है और ये क्वेश्चन मार्क क्यों? देखिए, बीसीजी मैट्रिक्स एक टूल है। ये कंपनियों को उनके अलग-अलग बिजनेस को समझने में मदद करता है। दो चीजों के आधार पर, मार्केट की ग्रोथ रेट क्या है और उसमें कंपनी का अपना मार्केट शेयर कितना है। ठीक है, इसमें 4 खाने होते हैं: स्टार्स, कैश काउज, डॉग्स और क्वेश्चन मार्क्स। अब क्वेश्चन मार्क वो होते हैं जिनका मार्केट तो तेजी से बढ़ रहा है, मतलब हाई ग्रोथ है, पर उसमें कंपनी का हिस्सा मतलब शेयर अभी कम है। लक्षशील का अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना इसी में आता है। ये ऑटोमेटेड व्हीलचेयर का मार्केट तो ग्रो कर रहा है, पर लक्षशील के लिए ये एक नया मैदान है। इसमें पैसा भी बहुत लगेगा और कामयाबी मिलेगी या नहीं ये पक्का नहीं है। मतलब पोटेंशियल है पर अभी सवालिया निशान है। अच्छा, तो मतलब रिस्क है और नतीजा पक्का नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क। जी बिल्कुल। और ये फैसला तब हुआ जब डॉक्टर बुधिरजा लीडरशिप में आए थे, जिन्होंने कंपनी में काफी बदलाव किए। उनके लीडरशिप स्टाइल को ट्रांसफॉर्मेशनल यानी परिवर्तनकारी कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ लक्षशील के लिए? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब वो लीडर जो सिर्फ मैनेज नहीं करता बल्कि अपनी टीम को प्रेरित करता है, एक विजन देता है, खासकर मुश्किल वक्त में लोगों को साथ लेकर बड़े बदलाव लाता है। अच्छा। केस में भी यही बताया गया है कि डॉक्टर बुधरीजा ने मुश्किल समय में लोगों को इंस्पायर किया, कंपनी को एक नई दिशा दी। ये सिर्फ डे टू डे मैनेजमेंट नहीं है, ये सच में ट्रांसफॉर्मेशन है। और उन्हीं के टाइम में वीलिक्स को इंटरनेशनल पहचान भी मिली। जी हाँ। तो अब सवाल ये है कि इस पहचान के बाद लक्षहील के लिए माइकल पोर्टर की कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी? जवाब दिया गया है फोकस्ड डिफरेंशिएशन, केंद्रित विभेदन। ये क्या होता है? हाँ, तो पोर्टर ने कुछ जेनेरिक स्ट्रैटेजीज बताई हैं। उनमें से एक है फोकस्ड डिफरेंशिएशन। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी पूरे मार्केट पर फोकस ना करके एक छोटे खास सेगमेंट पर ध्यान देती है ओके। और उस सेगमेंट के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाती है जो बाकियों से अलग हो, मतलब डिफरेंट हो। लक्षशील का केस देखें तो वीलिक्स एक अलग तरह का एडवांस्ड प्रोडक्ट है हाँ, वो तो है। और वो इसे एक खास ग्रुप जैसे धनी बुजुर्ग लोग के लिए बना रहे हैं। तो ये हुआ फोकस्ड यानी एक खास सेगमेंट और डिफरेंशिएशन यानी अनोखा प्रोडक्ट। समझ गई। खास प्रोडक्ट, खास ग्राहक। पर इस सब में सबसे बड़ी अड़चन क्या है? आखिरी सवाल इसी की एंट्री बैरियर मतलब प्रमुख प्रवेश बाधा पर था, और जवाब है डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों तक पहुंच। ऐसा क्यों? हाँ, देखिए लक्षशील का प्रोडक्ट वीलिक्स वो अच्छा है, ब्रांड की पहचान भी धीरे धीरे बन रही है, शायद पैसा भी जुटा लेंगे। लेकिन वो जो वीगो के साथ उनका कानूनी झगड़ा हुआ ना, हाँ। उसके बाद अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत मेहनत और पैसा लगेगा। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर वो सही ग्राहकों तक पहुंच ही ना पाए तो? सही बात है। खासकर जब आप एक नैरो सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, तो बाकी चीजों के मुकाबले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक पहुंच बनाना उनके लिए इस वक्त शायद सबसे बड़ी बाधा है। तो कुल मिलाकर लक्षशील की कहानी ये दिखाती है कि कैसे इनोवेशन, लीडरशिप और मार्केट की जो असलियतें हैं वो मिलकर कंपनी की स्ट्रैटेजी तय करती हैं। वीलेक्स की सफलता है, पर डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। बिल्कुल। और ये केस ये भी समझाता है कि बाहरी पार्टनर्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जरूरी काम के लिए, कितना रिस्की हो सकता है। सही कहा। सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है यहाँ पर, क्या लक्षशील को शुरू में ही भले ही ज्यादा खर्चा आता, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प स्टार्टअप पर बात करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर से। जी, और ये पूरी तरह से महिलाओं की चलाई हुई हेल्थ बेवरेज कंपनी है। हाँ, और हम उनकी रणनीतियों को समझेंगे, खास तौर पर केस सिनेरियो 5 के मल्टीपल चॉइस सवालों और उनके जवाबों के जरिए। बिल्कुल, इससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनी कैसे सोचती है, उनका मुख्य प्रोडक्ट आवा जूस कैसे सफल हुआ, है ना? बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स और आवा जूस। तो जैसा कहा, बैंगलोर बेस्ड महिला नेतृत्व वाली, इन्होंने मार्केट में एक गैप देखा। मतलब युवाओं में हेल्थ को लेके जागरूकता तो बढ़ रही थी, वो तो है। लेकिन मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस थे कि कंफ्यूजन भी था। सही।
और यहीं वो अपना खास प्रोडक्ट ले आए, आवा जूस। हाँ, और ये बना है आंवला, पपीता, एलोवेरा, नीम, मतलब काफी देसी और हेल्दी चीजों से। और टारगेट ऑडियंस कौन? खासकर किशोर लड़कियां, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने पर फोकस था। की रणनीतियों पर। केस स्टडी कहती है कि उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेस अपनाया। इसका क्या मतलब हुआ और कैसे मदद मिली? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है एक तय तरीके से लगातार प्रोडक्शन करना। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्टेज कम होता है। और लागत कम होती है? हाँ, लागत कम होती है, और जब लागत कम होती है तो प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होता है। साथ ही सप्लायर्स से मोलभाव करने की ताकत भी बढ़ जाती है। अच्छा। और केस स्टडी का जो सवाल नंबर 2 है, वो इसे माइकल पोर्टर की रणनीति से जोड़ता है। कौन सी वाली? ये है फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। फोकस्ड इसलिए क्योंकि ये एक खास सेगमेंट किशोर लड़कियों पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, एक नीश मार्केट। बिल्कुल। और कॉस्ट लीडरशिप इसलिए क्योंकि मानकीकरण से वो उस सेगमेंट में कम लागत पर प्रोडक्ट दे पा रहे हैं। समझ गई। नीश मार्केट में किफायती दाम। जी। अच्छा। केस स्टडी में बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स का भी जिक्र है जी। और एवा जूस को स्टार कहा गया है। इसका क्या मतलब है? बीसीजी मैट्रिक्स बिजनेस को अपने प्रोडक्ट समझने में मदद करता है। स्टार मतलब वो प्रोडक्ट जिसकी मार्केट ग्रोथ तेज है और कंपनी का शेयर भी अच्छा है। तो आवा जूस तेजी से पॉपुलर हो रहा था? हाँ बिल्कुल, लेकिन स्टार होने का मतलब ये भी है कि इसे अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए, फंडिंग लगती है। यानी चमक बनाए रखने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। सही। और केस स्टडी के सवाल 5 में पूछा है कि जब इस स्टार की ग्रोथ धीमी हो जाती है तब क्या होता है? तब वो कैश काउ बन सकता है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में जम चुका है, अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता, पर कंपनी के लिए लगातार पैसा बनाता रहता है। हो सकता है। हाँ, संभावित है। अब आते हैं कंपनी के मिशन पर। पीटर ड्रकर का वो मशहूर सवाल, हम किस बिजनेस में हैं? सवाल नंबर 1 के हिसाब से स्ट्रॉन्ग गर्ल्स का जवाब क्या था? उनका जवाब था, हम अपने किशोरों के लिए स्वादिष्ट स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। और इसे मिशन क्यों कहा गया, विजन क्यों नहीं? क्योंकि ये बहुत ही ग्राहक केंद्रित है, मार्केट ओरिएंटेड है। ये बता रहा है कि वो कस्टमर के लिए क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहा है। अच्छा, मतलब वर्तमान वैल्यू पर फोकस। हाँ, ये उनकी मौजूदगी का मकसद बताता है, बाहरी नजरिए से। ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कौन सी ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपनाई? सवाल नंबर 3 इगोर एनसॉफ के ऑप्शंस की बात करता है। उन्होंने मार्केट डेवलपमेंट को चुना। इसका मतलब है कि वो अपना मौजूदा प्रोडक्ट यानी आवा जूस, उसको एक नए मार्केट सेगमेंट में ले जा रहे थे। कौन सा नया सेगमेंट? किशोर लड़कियां। प्रोडक्ट वही रहा, पर उसे एक नए ग्राहक समूह के लिए पोजीशन किया गया। अच्छा, प्रोडक्ट पुराना, मार्केट नया। जी। और ये फैसला कि किशोर लड़कियों पर ही फोकस करना है, ये किस विश्लेषण से आया? सवाल 4 में पेस्टल एनालिसिस का जिक्र है। जी। ये मुख्य रूप से सोशल यानी सामाजिक फैक्टर से आया। जैसे हमने शुरू में कहा, समाज में खासकर युवाओं में हेल्थ को लेकर जो जागरूकता बढ़ रही थी। हाँ, वो ट्रेंड। हाँ, वो एक बड़ा सामाजिक बदलाव था। स्ट्रॉन्ग गर्ल्स ने उसी ट्रेंड को पकड़ा और उस पर अपना बिजनेस बनाया। बहुत बढ़िया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स ने बड़ी स्मार्टली एक नीश मार्केट चुना, सोशल ट्रेंड्स का फायदा उठाया और फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप जैसी सही रणनीति अपनाई। बिल्कुल। और उनके मिशन की क्लैरिटी, साथ में बीसीजी और एनसॉफ जैसे मॉडल्स का प्रैक्टिकल इस्तेमाल, ये सब उनकी शुरुआती कामयाबी की वजह बनी। केस सिनेरियो 5 यही दिखाता है। हाँ, थ्योरी को प्रैक्टिकल में कैसे उतारा। जी। तो अब अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। केस स्टडी में चोकोचो जैसे बड़े कॉम्पिटिटर का भी जिक्र है। तो सवाल ये है कि क्या स्ट्रॉन्ग गर्ल्स का कॉस्ट पर इतना ज्यादा फोकस लंबे समय में उनकी ब्रांड इमेज या क्वालिटी पर असर डाल सकता है, खासकर जब बड़े प्लेयर्स मैदान में हों? ये एक क्लासिक चैलेंज है। क्वालिटी, स्वाद और कीमत, इन तीनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, ये एक मुश्किल संतुलन है, तो इस पे जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक काफी दिलचस्प केस पर बात करेंगे। ये है केस सिनेरियो 6। हाँ, इसमें जापान की एक बड़ी आईटी कंपनी है मिडोरी टेक और बेंगलुरु की एक यूआई डिजाइन कंपनी डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल, और इनके बीच एक $multi-million डील हुई है। सुनने में तो काफी बड़ा है ये। हाँ बिल्कुल, सोर्सेज बता रहे हैं कि मिडोरी टेक जो है वो अपनी क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज के फायरवॉल को इंप्रूव करना चाहती है। अच्छा। हाँ, उसे और यूजर फ्रेंडली बनाना चाहती है, और इसके लिए उन्होंने डिजाइनर की जो डिजाइन एक्सपर्टीज है उसको चुना है। मतलब मिडोरी टेक की टेक्नोलॉजी और डिजाइनर का डिजाइन,
ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। हाँ, और मकसद ये है कि बाजार के जो नए सेगमेंट्स उभर रहे हैं उन पर पकड़ बनाई जाए, जो शायद अकेले करना मुश्किल होता। सही बात है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है। बेंगलोर में एक साझा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर माने R&D सेंटर बनाने की बात है। हाँ, बिल्कुल सही। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी सिग्निफिकेंट है। अगले 5 साल के लिए 70-30 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, 70% मिडोरी टेक का। हाँ, मिडोरी टेक का हिस्सा ज्यादा है और उनका लक्ष्य साफ है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनसे कॉम्पीट करना। और इसके लिए डिजाइनर के जो पूर्व प्रमुख थे मिस्टर B.K. सुमन, उन्हें इस R&D सेंटर का जनरल मैनेजर बनाया गया है। जी हाँ। चलिए अब इस केस सिनारियो पर आधारित कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल मिडोरी टेक के बिजनेस सेगमेंट से जुड़ा है। उनके सेगमेंट्स हैं रोबोटिक्स, ई-कॉमर्स, एनर्जी और अदर्स। तो बेहतर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए इन्हें अलग यूनिट्स मतलब SBUs की तरह पहचाना गया है। सवाल ये है कि कौन सी विशेषता इन्हें अलग करने में मददगार नहीं रही होगी। हाँ, ये SBUs यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है। देखिए, SBUs को पहचानने के लिए कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे क्या उनके मार्केट्स अलग हैं, डिस्टिंक्ट मार्केट्स, हाँ, या क्या उनमें सिमिलर टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, या फिर उनका कंपैरेटिव एडवांटेज एक जैसा है। ये सब तो मदद करते हैं। ठीक है। लेकिन जो चीज मदद नहीं करती वो है कस्टमर्स प्रेफरेंस, मतलब ग्राहक की पसंद। अच्छा, ऐसा क्यों? असल में SBUs का जो डिवीजन होता है वो ज्यादातर कंपनी की अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट की सहूलियत पर आधारित होता है। कस्टमर प्रेफरेंस जरूर बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, पर SBU डिफाइन करने का प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है वो। समझ गई। ये एक अहम पॉइंट है। अच्छा, अब अगला सवाल। ये जो डिजाइनर और मिडोरी टेक का डील है, ये किस तरह की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है? ऑप्शंस क्या हैं? मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन या स्ट्रेटेजिक अलायंस? देखिए, ये मर्जर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोनों कंपनियां अपनी पहचान बनाए रखेंगी। हाँ, वो तो है। और ये डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है क्योंकि वो अपने कोर बिजनेस से रिलेटेड काम ही कर रहे हैं, मतलब IT और डिजाइन। तो ये साफ तौर पर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब मिलकर काम करना बिना मर्ज हुए। बिल्कुल, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाना जो अकेले नहीं कर पाते, सिनर्जी बनाना। ठीक है। अब तीसरे सवाल पर आते हैं जो R&D सेंटर से जुड़ा है। मिस्टर सुमन जो GM है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा अप्रोच नहीं अपना सकते? हाँ, R&D इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे वो कोशिश कर सकते हैं कि भाई नई टेक्नोलॉजी बाजार में सबसे पहले लाएं, मतलब फर्स्ट मूवर बने। या फिर कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट है तो उसके इनोवेटिव इमिटेटर बन जाएं, मतलब उससे मिलता जुलता शायद बेहतर प्रोडक्ट बनाएं। या फिर जो टेस्ट हो चुके प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लो कॉस्ट पर बड़े पैमाने पर बनाएं, मास प्रोडक्शन करें। ये सब तो वैलिड अप्रोचेस लग रहे हैं। हाँ, ये सब R&D इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन एक ऑप्शन जो इसमें फिट नहीं होता वो है C, बीइंग अ मीडिएटर इन ट्रेडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो क्यों नहीं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का व्यापार करने जैसा है। ये बिजनेस डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम हो सकता है, लेकिन ये खुद R&D को इम्प्लीमेंट करने का सीधा तरीका नहीं है। ये R&D प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके आउटपुट को यूज करने का एक तरीका है। ये डिस्टिंक्शन महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथा सवाल। मिस्टर B.K. सुमन जनरल मैनेजर के तौर पर किस स्ट्रेटेजिक्स लेवल पर काम करेंगे? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल? देखिए, जनरल मैनेजर की भूमिका खासकर इस तरह के जॉइंट वेंचर या R&D सेंटर में अक्सर मल्टी लेवल होती है। ये संगठन के साइज पर भी डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन आमतौर पर वो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल दोनों पर ऑपरेट करते हैं। उन्हें कॉर्पोरेट से स्ट्रैटेजी लेनी होती है और उसे अपने बिजनेस यूनिट यानी R&D सेंटर के लेवल पर इंप्लीमेंट करना होता है, और फिर परफॉर्मेंस वगैरह की निगरानी भी करनी होती है। तो मतलब वो एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, कॉर्पोरेट विजन और बिजनेस एग्जीक्यूशन के बीच। चलिए अब आखिरी सवाल। मैकेंजी 7S मॉडल की बात करते हैं। मिडोरी टेक ने जो अपने बिजनेस सेगमेंट्स को बांटा है, रोबोटिक्स, ई-कॉमर्स वगैरह, ये मॉडल के किस एलिमेंट से अलाइन करता है? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स? ये बहुत सीधा है। ये मैकेंजी 7S मॉडल के स्ट्रक्चर एलिमेंट से जुड़ता है। स्ट्रक्चर? हाँ, स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाए, रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, रिपोर्टिंग लाइंस कैसी हैं। तो जब मिडोरी टेक अपने बिजनेसेस को अलग सेगमेंट्स में बांट रहा है तो वो असल में अपने ऑपरेशंस को स्ट्रक्चर कर रहा है। ये उनके स्ट्रेटेजिक अप्रोच का एक स्ट्रक्चरल हिस्सा है। बिल्कुल सही। तो इस पूरे केस सिनारियो 6 से हमने देखा
कि कैसे मिडोरी टेक और डेजनर ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया। हाँ, और एसबीयूज का इस्तेमाल कैसे किया गया, आरएनडी में इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है, ये सब सामने आया। ये दिखाता है कि कंपनियां कैसे अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को मिलाकर मतलब सिनर्जी बनाकर नए बाजार के अवसरों का फायदा उठा सकती हैं। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात भी है, जैसा कि आपने कहा, आरएनडी जैसे सेंसिटिव एरिया में और वो भी क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन में, हाँ, तो इसमें लॉन्ग टर्म में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? क्या ये हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? अलग अलग वर्क कल्चर्स को मैनेज करना, कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये सब भी देखने वाली बातें होंगी। इस पे आगे सोचना दिलचस्प रहेगा। सही कहा। ये भविष्य के लिए एक अहम सवाल है। नमस्कार, आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक काफी दिलचस्प केस पर बात करेंगे। ये है केस सिनेरियो 6। हाँ, इसमें जापान की एक बड़ी आईटी कंपनी है मिडोरी टेक और बेंगलुरु की एक यूआई डिजाइन कंपनी डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल, और इनके बीच एक $multi-million डील हुई है। सुनने में तो काफी बड़ा है ये। हाँ बिल्कुल, सोर्सेज बता रहे हैं कि मिडोरी टेक जो है वो अपनी क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज के फायरवॉल को इंप्रूव करना चाहती है। अच्छा, हाँ, उसे और यूजर फ्रेंडली बनाना चाहती है, और इसके लिए उन्होंने डिजाइनर की जो डिजाइन एक्सपर्टीज है उसको चुना है। मतलब मिडोरी टेक की टेक्नोलॉजी और डिजाइनर का डिजाइन, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। हाँ, और मकसद ये है कि बाजार के जो नए सेगमेंट्स उभर रहे हैं उन पर पकड़ बनाई जाए, जो शायद अकेले करना मुश्किल होता। सही बात है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है। बेंगलोर में एक साझा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर माने R&D सेंटर बनाने की बात है। हाँ बिल्कुल सही, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी सिग्निफिकेंट है। अगले 5 साल के लिए 70-30 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, 70% मिडोरी टेक का। हाँ, मिडोरी टेक का हिस्सा ज्यादा है, और उनका लक्ष्य साफ है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनसे कॉम्पीट करना। और इसके लिए डिजाइनर के जो पूर्व प्रमुख थे मिस्टर BK सुमन, उन्हें इस R&D सेंटर का जनरल मैनेजर बनाया गया है। जी हाँ। चलिए, अब इस केस सिनेरियो पर आधारित कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल मिडोरी टेक के बिजनेस सेगमेंट से जुड़ा है। उनके सेगमेंट्स हैं रोबोटिक्स, ई-कॉमर्स, एनर्जी और अदर्स। तो बेहतर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए इन्हें अलग यूनिट्स मतलब SBUs की तरह पहचाना गया है। सवाल ये है कि कौन सी विशेषता इन्हें अलग करने में मददगार नहीं रही होगी। हाँ, ये SBUs यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है। देखिए, SBUs को पहचानने के लिए कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे क्या उनके मार्केट्स अलग हैं, डिस्टिंक्ट मार्केट्स, हाँ, या क्या उनमें सिमिलर टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, या फिर उनका कंपैरेटिव एडवांटेज एक जैसा है। ये सब तो मदद करते हैं। ठीक है। लेकिन जो चीज मदद नहीं करती वो है कस्टमर्स प्रेफरेंस, मतलब ग्राहक की पसंद। अच्छा, ऐसा क्यों? असल में SBUs का जो डिवीजन होता है वो ज्यादातर कंपनी की अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट की सहूलियत पर आधारित होता है। कस्टमर प्रेफरेंस जरूर बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, पर SBU डिफाइन करने का प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है वो। समझ गई। ये एक अहम पॉइंट है। अच्छा, अब अगला सवाल। ये जो डिजाइनर और मिडोरी टेक का डील है, ये किस तरह की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है? ऑप्शंस क्या हैं? मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन या स्ट्रेटेजिक अलायंस? देखिए, ये मर्जर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों कंपनियां अपनी पहचान बनाए रखेंगी। हाँ, वो तो है। और ये डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है, क्योंकि वो अपने कोर बिजनेस से रिलेटेड काम ही कर रहे हैं, मतलब IT और डिजाइन। तो ये साफ तौर पर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब मिलकर काम करना बिना मर्ज हुए। बिल्कुल, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाना जो अकेले नहीं कर पाते, सिनर्जी बनाना। ठीक है। अब तीसरे सवाल पर आते हैं जो R&D सेंटर से जुड़ा है। मिस्टर सुमन जो GM है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा अप्रोच नहीं अपना सकते? हाँ, R&D इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे वो कोशिश कर सकते हैं कि भाई नई टेक्नोलॉजी बाजार में सबसे पहले लाएं, मतलब फर्स्ट मूवर बने, या फिर कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट है तो उसके इनोवेटिव इमिटेटर बन जाएं, मतलब उससे मिलता जुलता शायद बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, या फिर जो टेस्ट हो चुके प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लो कॉस्ट पर बड़े पैमाने पर बनाएं, मास प्रोडक्शन करें। ये सब तो वैलिड अप्रोचेस लग रहे हैं। हाँ, ये सब R&D इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन एक ऑप्शन जो इसमें फिट नहीं होता वो है C, बीइंग अ मीडिएटर इन ट्रेडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो क्यों नहीं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का व्यापार करने जैसा है। ये बिजनेस डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम हो सकता है, लेकिन ये खुद R&D को इम्प्लीमेंट करने का सीधा तरीका नहीं है। ये R&D प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके आउटपुट को यूज करने का एक तरीका है। ये डिस्टिंक्शन महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथा सवाल।
मिस्टर बी के सुमन जनरल मैनेजर के तौर पर किस स्ट्रेटेजिक्स लेवल पर काम करेंगे? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल? देखिए, जनरल मैनेजर की भूमिका खासकर इस तरह के जॉइंट वेंचर या R&D सेंटर में अक्सर मल्टी लेवल होती है। ये संगठन के साइज पर भी डिपेंड करता है, हाँ, लेकिन आमतौर पर वो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल दोनों पर ऑपरेट करते हैं। उन्हें कॉर्पोरेट से स्ट्रैटेजी लेनी होती है और उसे अपने बिजनेस यूनिट यानी R&D सेंटर के लेवल पर इंप्लीमेंट करना होता है और फिर परफॉर्मेंस वगैरह की निगरानी भी करनी होती है। तो मतलब वो एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, कॉर्पोरेट विजन और बिजनेस एग्जीक्यूशन के बीच। चलिए अब आखिरी सवाल, मैकेंजी 7S मॉडल की बात करते हैं। मिडोरी टेक ने जो अपने बिजनेस सेगमेंट्स को बांटा है, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स वगैरह, ये मॉडल के किस एलिमेंट से अलाइन करता है? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स? ये बहुत सीधा है। ये मैकेंजी 7S मॉडल के स्ट्रक्चर एलिमेंट से जुड़ता है। स्ट्रक्चर? हाँ, स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाए, रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, रिपोर्टिंग लाइंस कैसी हैं। तो जब मिडोरी टेक अपने बिजनेसेस को अलग सेगमेंट्स में बांट रहा है, तो वो असल में अपने ऑपरेशंस को स्ट्रक्चर कर रहा है। ये उनके स्ट्रेटेजिक अप्रोच का एक स्ट्रक्चरल हिस्सा है। बिल्कुल सही। तो इस पूरे केस सिनारियो 6 से हमने देखा कि कैसे मिडोरी टेक और डेजनर ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया। हाँ, और SBUs का इस्तेमाल कैसे किया गया, R&D में इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है, ये सब सामने आया। ये दिखाता है कि कंपनियां कैसे अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को मिलाकर, मतलब सिनर्जी बनाकर, नए बाजार के अवसरों का फायदा उठा सकती हैं। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात भी है, जैसा कि आपने कहा, R&D जैसे सेंसिटिव एरिया में, और वो भी क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन में। हाँ, तो इसमें लॉन्ग टर्म में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? क्या ये हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? अलग अलग वर्क कल्चर्स को मैनेज करना, कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये सब भी देखने वाली बातें होंगी। इस पे आगे सोचना दिलचस्प रहेगा। सही कहा। ये भविष्य के लिए एक अहम सवाल है। चलिए आज बात करते हैं एक अहम बिजनेस केस की, केस सिनेरियो 7। ये सुख प्राइवेट लिमिटेड के बारे में है। ये कंपनी देखिए 2017 से फैसल नाम से इटालियन क्रॉकरी इंपोर्ट कर रही थी। अच्छा। उनकी खासियत थी कि ये क्रॉकरी अटूट थी और वो शायद भारत में इस तरह की चीज लाने वाले पहले लोगों में से थे। पर उन्हें एक दिक्कत थी, लगातार अंग्रेजी बोलने वाले अच्छे कर्मचारी नहीं मिल रहे थे। हाँ, ये एक आम समस्या है। और फिर तभी बाजार में एक बड़ा बदलाव आया, वोकल फॉर लोकल वाली भावना। राइट। इससे उनके इटालियन ब्रांड की बिक्री पर एक तरह का खतरा मंडराने लगा। और यहीं पर मतलब केस इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये दिखाता है कि कैसे बाजार का मूड या सेंटिमेंट कहें, कंपनियों को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने को मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। ये केस दिखाता है कि बाहरी बदलावों के हिसाब से स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और खुद को ढालना कितना जरूरी है। सुख प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, चलिए देखते हैं। हाँ, तो हुआ ये कि कंपनी ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस बदलते माहौल में सुख प्राइवेट लिमिटेड के लिए सबसे बड़ा अवसर क्या था? देखिए, जवाब है सी, मिट्टी के बर्तनों के स्थानीय उत्पादकों के साथ साझेदारी करना। अच्छा। वजह साफ है, ये उस वक्त जो वोकल फॉर लोकल की लहर चल रही थी, उसके साथ बिल्कुल फिट बैठता था। ये सिर्फ एक मौका नहीं था, बल्कि उस माहौल में बने रहने के लिए एक बहुत सोचा समझा स्ट्रैटेजिक कदम था। और उन्होंने तेजी भी दिखाई, 7 राज्य सरकारों से कांटेक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिए। हाँ, एक्शन में तेजी थी। तो फिर सवाल उठता है कि कंपनी के मालिकों और लीडरशिप ने कौन सा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इस्तेमाल किया जो इतना कारगर रहा? वो था सी, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, मतलब योजना को ठीक से लागू करने पर फोकस। देखिए, सिर्फ अच्छी योजना बनाना काफी नहीं होता, उसे असल में जमीन पर उतारना वो असली चीज है। जिस तरह उन्होंने लोकल प्रोड्यूसर से पार्टनरशिप की, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, वो दिखाता है कि उनका एग्जीक्यूशन कितना पक्का था। सही बात है। और इसी वजह से उन्हें कमाई भी बेहतर हुई और कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा मिला। हाँ, ये बात तो है। रणनीति को हकीकत में बदलना ही असल खेल है। अच्छा, अब अगर हम माइकल पॉर्टर के मशहूर 5 फोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के फ्रेमवर्क से सोचें, हाँ, तो वोकल फॉर लोकल की वजह से कौन सी शक्ति इस मामले में सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगती है? देखिए, यहाँ सबसे मजबूत या कहें सबसे रेलेवेंट शक्ति है सी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यानी विकल्पों का खतरा। बिल्कुल। वोकल फॉर लोकल की सोच ने क्या किया, उसने स्थानीय मिट्टी के बर्तनों को इटालियन क्रॉकरी का एक बहुत ही वायबल, एक मजबूत विकल्प बना दिया। हाँ, तो ये सीधा सीधा उनके इंपोर्टेड प्रोडक्ट फैसिले के लिए खतरा बन गया। ग्राहक अब आसानी से लोकल ऑप्शन चुन सकते थे। ये तो साफ दिख रहा था।
अच्छा, तो उन्होंने इस नए रास्ते पर चलने के लिए मतलब लोकल बिजनेस के लिए फंड जुटाने का सोचा। हाँ, और प्लान ये था कि अपने इटालियन फैसिले ब्रांड और जो भी संपत्ति थी उसे बेच देंगे। राइट। तो अब सवाल ये है कि जब वो फैसिले ब्रांड बेच रहे थे तो वैल्यू चेन एनालिसिस के हिसाब से कौन सा हिस्सा सबसे चुनौतीपूर्ण रहा होगा? मेरे ख्याल से जवाब है बी, आउटसोर्सिंग वाला पहलू। अच्छा, वो क्यों? देखिए, वो इटालियन कंपनी से इंपोर्ट करते थे, उन पर निर्भर थे। हाँ। अब उस निर्भरता को खत्म करना मतलब पुराने सप्लायर से रिश्ता तोड़कर शायद नए ढूंढना या खुद का सेटअप करना, कॉन्ट्रैक्ट्स पर दोबारा बातचीत करना और ये पक्का करना कि ये पूरा बदलाव स्मूथ हो। हाँ, काफी पेचीदा काम। ये सब यकीनन काफी मुश्किल रहा होगा। पूरा सप्लाई का सिस्टम बदलना पड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, सप्लाई चेन बदलना आसान नहीं होता। अच्छा, तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। अपने बिजनेस को इस तरह से बदलने के लिए सुख प्राइवेट लिमिटेड ने ओवरऑल कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? उन्होंने अपनाई डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, विनिवेश रणनीति। डाइवेस्टमेंट, हाँ। हाँ, डाइवर्सन का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस का कोई बड़ा हिस्सा या कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू बेच देते हैं। यहाँ उन्होंने क्या किया, फसेल वाला बिजनेस जो उनका एक एसबीयू था उसे बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उसे नए लोकल बिजनेस में लगा दिया। बिल्कुल उसे नए लोकल वाले बिजनेस को फंड करने में इस्तेमाल किया। ये विनिवेश का एक क्लासिक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर देखें तो सुख प्राइवेट लिमिटेड की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे कंपनी बाजार के बदलते मूड, जैसे ये वोकल फॉर लोकल था, उसको समझकर कदम उठा सकती है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक बड़ा शायद मुश्किल फैसला लिया अपने सेट इटालियन बिजनेस से हटकर लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ जुड़ने का, और इसके लिए उन्होंने डाइवेस्टमेंट का रास्ता चुना। एक तरह से चुनौती को अवसर में बदल दिया। हाँ बिल्कुल, पर ये हमें एक अहम सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है क्या? कि क्या एक जमा जमाया इंटरनेशनल ब्रांड और बिजनेस को पूरी तरह से छोड़ देना, क्या ये हमेशा लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होता है? खासकर तब जब ऐसा किसी राष्ट्रीय भावना के उभार के जवाब में किया गया हो। सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि इस तरह के जो बड़े रणनीतिक बदलाव होते हैं उनके दूर तक जाने वाले नतीजे क्या हो सकते हैं, क्योंकि बाजार का मिजाज तो फिर से बदल भी सकता है। नमस्कार, आज हम एक काफी दिलचस्प बिजनेस केस सिनेरियो 8 पर बात करेंगे। हाँ, ये ई बंधु की कहानी है। बिल्कुल, और ये सारी जानकारी हमें एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दस्तावेज से मिली है। तो हमारा इरादा है ई बंधु की बिजनेस स्ट्रैटेजी, जो भी उनकी चुनौतियां रहीं, और हाँ, इस सिनेरियो से जुड़े सवालों और जवाबों को समझना। सही। और इसकी शुरुआत भी काफी रोचक है। पटना का एक मैनेजमेंट स्कूल, डॉक्टर मुकेश गुप्ता और उनके 7 छात्र। हाँ, 2017 की बात है। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस शुरू किया, जिसका मकसद था एक तो सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब टिकाऊ खेती को लेकर जागरूकता फैलाना, और दूसरा किसानों को एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे बीज, खाद वगैरह सही मौसम में उपलब्ध कराना। लेकिन एक दिक्कत थी, जैसा अक्सर होता है, किसानों में टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ी हिचक थी, जानकारी कम थी। हाँ बिल्कुल। तो शुरू में ई बंधु का मॉडल था एक वन स्टॉप शॉप जैसा, सीधे किसानों के लिए। पर 2019 आते आते टीम को लगा कि शायद ये रणनीति बदलनी पड़ेगी। जी, उन्हें लगा कि सीधे किसानों को बेचना शायद उतना कारगर नहीं है, खासकर जब टेक्नोलॉजी अपनाने की रफ्तार धीमी हो। तो उन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में एक अहम बदलाव किया। क्या बदलाव था वो? उन्होंने किसानों को सीधे बेचने के बजाय अपना ध्यान होलसेलर्स और रिटेलर्स पर लगाया। अच्छा, मतलब थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता। हाँ, उनका सोचना था कि ये लोग, मतलब ये बिचौलिए, शायद किसानों को टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बेहतर ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो बदलाव था, सीधे बेचने से हटकर होलसेलर्स और रिटेलर्स के जरिए मार्केटिंग करना, ये संगठन को क्या बनाता है? जैसे विकल्प थे ऑथोरिटेटिव, फ्यूचरिस्टिक, प्रोएक्टिव या रेगुलराइज्ड। देखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जब आप बाजार के बदलावों का अंदाजा लगाकर पहले ही कदम उठाते हैं तो वो कहलाता है प्रोएक्टिव होना। अच्छा। ई बंधु ने प्रॉब्लम को समझा और उसका हल निकालने के लिए अपनी रणनीति बदली। ये रिएक्शनरी नहीं था, ये प्रोएक्टिव था। तो सही जवाब है सी, प्रोएक्टिव। ठीक है, ये समझ आता है। फिर उन्होंने एक नया प्रोडक्ट भी उतारा, चारा विद्या। जी हाँ, चारा विद्या। इसका उद्देश्य था किसानों में मिट्टी की क्वालिटी और जो दुनिया भर में नई सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ओके, तो ये जो चारा विद्या है, ये किस तरह के ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तहत आएगा? क्या ये मार्केट पेनिट्रेशन है? नहीं। या मार्केट डेवलपमेंट? वो भी नहीं।
प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस? ये साफ तौर पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी के मौजूदा ग्राहकों यानी किसानों के लिए ही एक नया प्रोडक्ट था जिसमें कुछ अतिरिक्त वैल्यू थी। वो कोई नया बाजार नहीं बना रहे थे, ना ही पुराने प्रोडक्ट को ज्यादा बेच रहे थे। तो मौजूदा ग्राहकों के लिए नया प्रोडक्ट, ठीक है। बिल्कुल। फिर एक और अहम फैसला था उनका, मालगाड़ी के साथ गठजोड़। हाँ, मालगाड़ी जो एक रूरल लॉजिस्टिक्स कंपनी है। क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकता, ये अगले सवाल से जुड़ा है। हाँ, सवाल था कि इस गठबंधन से ई-बंधु को कौन सा लाभ नहीं हो सकता। विकल्प थे ए कॉस्ट सेविंग्स, जो कि हो सकता है। बी रिड्यूस्ड डिलीवरी टाइम, ये भी संभव है। सी इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिल्कुल, तेज डिलीवरी से ये भी होगा। और डी इंक्रीज्ड इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ, तो यही है जवाब, डी इंक्रीज्ड इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों भला? देखिए, एक अच्छी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ साझेदारी का मतलब है बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इससे इन्वेंट्री यानी स्टॉक बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि कम होना चाहिए, क्योंकि जरूरत के हिसाब से सप्लाई बेहतर हो जाती है। अच्छा, हाँ, ये बात तो सही है। स्टॉक कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल पर। कंपनियां अक्सर इसका इस्तेमाल करती हैं। ई-बंधु ने इसे कैसे इस्तेमाल किया होगा अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में? पोर्टर का मॉडल इंडस्ट्री में कंपटीशन को समझने में मदद करता है। ई-बंधु के केस में सबसे जरूरी विश्लेषण था बाय एनालाइजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बायर्स। मतलब सप्लायर्स और खरीदारों की मोल भाव की शक्ति को समझना। हाँ, ये समझकर कि उनके सप्लायर्स कितनी मजबूत हैं और उनके बायर्स, चाहे वो किसान हो या बिचौलिए, उनकी मोलभाव की ताकत कितनी है। ई-बंधु कीमत तय करने, सामान खरीदने और पार्टनरशिप करने के बारे में बेहतर फैसले ले सकता था। इससे उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन मजबूत होती। सही। और आखिरी सवाल था बिल्कुल सीधा सा, केस स्टडी के मुताबिक ई-बंधु के मुख्य उद्देश्य क्या थे? हाँ, ये तो केस में साफ लिखा है। उनके 2 मुख्य लक्ष्य थे, ए सस्टेनेबल फार्मिंग अवेयरनेस और सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, यानी टिकाऊ खेती की जागरूकता और कृषि सामानों की मौसमी उपलब्धता। जी, यही उनकी कोर ऑब्जेक्टिव थे। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे ई-बंधु ने बहुत सोच समझकर प्रोएक्टिव कदम उठाए। हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस किया, जैसे चारा विद्या के साथ, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए, जैसे मालगाड़ी के साथ लॉजिस्टिक्स के लिए, और बाजार की ताकतों को समझने के लिए पोर्टर्स 5 फोर्सेस जैसे मॉडल का इस्तेमाल किया। ये रणनीतिक चुनाव दिखाते हैं कि बदलते माहौल में ढलना कितना जरूरी है। प्रोएक्टिव होना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, सही गठबंधन करना। बिल्कुल, ये सबक किसी भी बिजनेस या सीखने के माहौल में काम आ सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और अब अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए। किसानों के बीच टेक्नोलॉजी अपनाने की जो चुनौती थी, उससे निपटने के लिए ई-बंधु ने होलसेलर्स और रिटेलर्स पर निर्भरता बढ़ाई। क्या लगता है लंबी अवधि में ये कदम किसानों को सीधे जागरूक और सशक्त बनाने के उनके मूल मिशन को कैसे प्रभावित कर सकता है? इस पर जरूर सोचेगा। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। ये है केस सिनारियो 9 और कंपनी का नाम है लैक्टोकेल्सी। हाँ, ये एक फैमिली बिजनेस है जो प्रोबायोटिक मिल्क बेवरेज बनाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके जवाबों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी ने, मतलब लैक्टोकेल्सी ने, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदली, क्या मुश्किलें आईं और उन्होंने सामना कैसे किया। हाँ, और ये केस दिखाता है कि कंपनियां बाजार के बदलावों पर और खासकर अप्रत्याशित घटनाओं पर कैसे रिएक्ट करती है, और इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो कैसे मदद करते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं उनकी स्ट्रैटेजी से। लैक्टोकेल्सी ने देखा कि भाई हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो उन्होंने एक नया विजन अपनाया, एंश्योरिंग हेल्थ फॉर एवरीवन। बड़ा एम्बिशियस गोल है। हाँ, बिल्कुल। विजन किसी भी कंपनी के लिए एक दिशा तय करता है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने मौजूदा कस्टमर्स के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, शुगर फ्री मिल्क शेक। अच्छा। और मार्केटिंग भी जरा हटकी थी। टैगलाइन थी, नाउ एंजॉय द गुडनेस ऑफ लैक्टोकैल्सीन शुगर फ्री मिल्क शेक्स। और वो टेट्रा पैक पर कैलोरी सेव्ड का स्केल भी था। इससे वो प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर पाए। हाँ, यहाँ 2-3 जरूरी बातें हैं। पहला तो ये नया प्रोडक्ट लॉन्च। अगर हम एनसॉफ्ट मैट्रिक्स देखें तो ये हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब मौजूदा मार्केट में नया प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हाँ,
और दूसरा ये जो अनोखी पैकेजिंग और प्रीमियम प्राइसिंग है, ये पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज में आता है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर। अच्छा, मतलब भीड़ से अलग दिखना। बिल्कुल, कुछ खास करके ज्यादा कीमत लेना। और ये सब जाहिर है उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, जो कि 7S मैकिन्जी का एक अहम एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सब तो बढ़िया चल रहा था, कंपनी ग्रो कर रही थी, नया प्रोडक्ट हिट हो रहा था, लेकिन फिर आई एक मुश्किल। राज्य में कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुई, राजनीतिक अशांति। और उसका असर सीधा बिजनेस पे। बिक्री एकदम से गिर गई, इतनी कि उन्हें अपने गोदाम तक बंद करने पड़ गए। अरे बाप रे, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। मतलब चलती हुई गाड़ी एकदम रुक सी गई। हाँ बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है, लेकिन यहीं पर लीडरशिप का रोल आता है। और लगता है लैक्टोकैल्सी के पास अच्छी लीडरशिप थी। उनके ऑपरेशंस हेड थे मिस्टर रोहतकी, उन्होंने काफी तेजी से एक्शन लिया। हाँ, मिस्टर रोहतकी ने जो किया वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का एक अच्छा उदाहरण है। मतलब मुश्किल समय में टीम को मोटिवेट करना और बड़े बदलाव लाना। क्या किया उन्होंने बिजनेस के जो प्रोसेस थे, मतलब काम करने के तरीके, उनको री इंजीनियर्ड किया, नए सिरे से सोचा। री इंजीनियर्ड मतलब प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए उसको फंडामेंटली बदला। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑटोमेटेड कर दिया, शायद कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लगाया होगा, और लॉजिस्टिक्स का जो काम था वो आउटसोर्स कर दिया। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी वगैरह बाहर की कंपनी को दे दिया। हाँ बिल्कुल, और बताया गया है कि छोटे आईटी निवेशों से ही उन्हें बड़े फायदे मिले। ये दिखाता है कि सही जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना असरदार हो सकता है। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, लैक्टोकैल्सी ने पहले अपना विजन बदला, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन जैसी रणनीतियां अपनाई। सही। और जब मुश्किल आई तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और तेज ऑपरेशनल बदलावों से, मतलब ऑटोमेशन, आउटसोर्सिंग से वापसी की। बिल्कुल सही कहा। ये केस हमें यही सिखाता है कि देखो, सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेना ही काफी नहीं है, उसे लागू करना, और सबसे जरूरी, जब हालात बिगड़ें तो तेजी से रिएक्ट करना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये जो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे एंसॉफ मैट्रिक्स या पोर्टर स्ट्रैटेजीज, ये हमें सोचने में मदद करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करने में। हाँ, ये एक तरह के टूल्स है, पर असली काम तो मैनेजमेंट को ही करना पड़ता है। तो ये थी लैक्टोकैल्सी के सिनेरियो 9 पर हमारी आज की बातचीत। काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ बिल्कुल, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। देखिए, लैक्टोकैल्सी ने ऑपरेशनल बदलाव करके इस तात्कालिक संकट को तो संभाल लिया, पर जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता का उन्होंने सामना किया, वो उनके लॉन्ग टर्म विजन, एंश्योरिंग हेल्थ फॉर एवरीवन, को आगे कैसे प्रभावित कर सकती है। अच्छा सवाल है। और भविष्य में उन्हें किन और बाहरी फैक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स पर खास नजर रखनी होगी ताकि वो अपने इस विजन को पूरा कर सकें। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस की स्टडी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। कहानी है कोड कंसल्टिंग की। ये दो बहनों शक्ति और स्तुति ने शुरू की थी। टेक कंपनी है। हाँ, बिग डेटा एनालिटिक्स में इनका काफी नाम था। एग्जैक्टली। लेकिन फिर क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ने लगा, तो इन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, और ये उतरे 3D प्रिंटिंग के मैदान में। और एक और खास बात, ये कंपनी ना शुरू से वुमेन सेंट्रिक रही है। हाँ, ये पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम देखेंगे कि भाई इस कंपनी ने ये सब चैलेंजेस कैसे झेले, क्या स्ट्रेटेजिक फैसले लिए, और फिर उनका नतीजा क्या निकला। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। चलिए। तो जैसा आपने कहा, कोड कंसल्टिंग बिग डेटा में सफल तो थी, पर वो विदेशी कंपनियों से टक्कर मिलना शुरू हो गई थी, तगड़ी वाली। हाँ, ग्लोबलाइजेशन का असर था वो। तो फिर डाइवर्सिफिकेशन का फैसला हुआ 3D प्रिंटिंग में। राइट, और इसके लिए उन्होंने मर्जर किया। एक स्टार्टअप था क्रिएटिविटी उसके साथ। हाँ, क्रिएटिविटी। इनके पास मतलब टेक्निकल नो हाउ तो बढ़िया था 3D प्रिंटिंग का, पर मार्केट शेयर वो काफी कम था। मतलब मार्केट में पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी। अच्छा, तो ये जो मर्जर का फैसला था, ये अचानक हुआ या सोचा समझा था? नहीं, ये बिल्कुल सोचा समझा कदम था। इसे हम बिजनेस स्ट्रैटेजी की भाषा में कहते हैं इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, मतलब पहले से तय की हुई रणनीति। अच्छा, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। हाँ, ये कोई मतलब हालात देखकर लिया गया रिएक्शन नहीं था, ये उनकी डाइवर्सिफिकेशन प्लान का हिस्सा था। मकसद था कि क्रिएटिविटी की टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और वो जो कम मार्केट शेयर वाली दिक्कत थी उससे निपटे। ओके, तो ये एक तय रणनीति थी, लेकिन जैसा आपने कहा,
क्रिएटिविटी का मार्केट शेयर कम था और 3D प्रिंटिंग का मार्केट तेजी से बढ़ रहा था। बिल्कुल। हाई ग्रोथ मार्केट था वो। तो ऐसी सिचुएशन को मतलब बिजनेस के नजरिए से कैसे देखते हैं? जैसे वो BCG मैट्रिक्स होता है। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। BCG मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो मर्जर के टाइम पे क्रिएटिविटी का ये जो 3D प्रिंटिंग वाला बिजनेस था, ये क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन मार्क, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, हाई ग्रोथ, लेकिन उसमें आपका हिस्सा यानी मार्केट शेयर वो कम है, लो शेयर। अच्छा। तो ऐसे बिजनेस में पोटेंशियल तो बहुत होता है, लेकिन उसको सफल बनाने के लिए, मतलब उसे स्टार बनाने के लिए काफी भारी इन्वेस्टमेंट लगता है। समझ गया। तो कोड कंसल्टिंग ने एक क्वेश्चन मार्क में पैसा लगाया अपनी इंटेंडेड स्ट्रैटेजी के तहत। अच्छा, ये मर्जर किस तरह का था? मतलब बिग डेटा और 3D प्रिंटिंग, ये तो काफी अलग फील्ड्स लगती हैं। ये अच्छा सवाल है। देखिए, दोनों कंपनियां थीं तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ही, हाँ। पर उनके जो प्रोडक्ट्स थे, उनके जो मार्केट्स थे, वो सीधे सीधे एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते थे। मतलब बिग डेटा एनालिटिक्स के ग्राहक अलग, 3D प्रिंटिंग के ग्राहक और जरूरतें अलग। ओके। तो टेक्नोलॉजी में कुछ लिंकेज हो सकता है, पर बिजनेस बिल्कुल अलग था। इसलिए इस तरह के मर्जर को को-जेनेरिक मर्जर कहा जाता है। को-जेनेरिक मर्जर, ठीक है। अच्छा, मर्जर के बाद उन्होंने कंपनी को 2 हिस्सों में भी बांट दिया था, बिग डेटा अलग, 3D प्रिंटिंग अलग। इसका क्या कारण था? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक फैसला था। मैनेजमेंट को ये एहसास हुआ कि ये दोनों बिजनेस इतने अलग हैं, मतलब अनरिलेटेड बिजनेसेस कह सकते हैं, कि उन्हें एक साथ चलाना मुश्किल होगा। उनके ग्राहक अलग, उनकी कंपटीशन अलग, उनको चलाने की जरूरतें, सब कुछ अलग था। तो उन्होंने कंपनी को 2 अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स यानी SBUs में बांट दिया। अच्छा, SBUs। हाँ, इससे फायदा ये हुआ कि दोनों बिजनेस की परफॉर्मेंस को अलग अलग ट्रैक करना, उन्हें कंट्रोल करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, ये सब आसान हो गया। फोकस बेहतर हो गया दोनों पर। मेक सेंस, बिल्कुल। और फिर 3D प्रिंटिंग का मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? वो कुछ खास प्रिंटर्स लाए थे शायद? हाँ, उन्होंने वो प्रिंटर्स निकाले जिनके कार्ट्रिजेस आसानी से रिफिल हो सकते थे। ये ग्राहकों के लिए काफी कन्वीनियंट और सस्ता पड़ता था। क्लेवर। और इसके साथ जोरदार ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी की। बिल्कुल, डिजिटल जमाना है भाई, और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। उनके सेल्स टारगेट्स काफी जल्दी पूरे हो गए। बढ़िया। तो मार्केट शेयर वाली प्रॉब्लम हल हुई? हाँ, काफी हद तक। लेकिन फिर एक और चैलेंज आया अचानक से। सरकार ने नियम बदल दिए। हाँ, वो वर्क फ्रॉम होम वाला WFH। राइट। कानूनी तौर पर अनिवार्य हो गया कि महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प देना ही होगा। अब कंपनी ने इसे कैसे डील किया? ये तो अचानक आया होगा। बिल्कुल, ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल इवेंट था, तो कंपनी ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया। फौरन एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई गई। अच्छा। हाँ, और जो भी जरूरी टेक्नोलॉजी चाहिए थी WFH के लिए, वो फटाफट इंप्लीमेंट की गई ताकि काम ना रुके, कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये जो तुरंत रिएक्शन था, इस तरह की कंट्रोल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इसे स्पेशल अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई अचानक बड़ा संकट या बदलाव आ जाए, जैसे ये कानून बदलना या कोई प्राकृतिक आपदा या कोई बड़ा इकोनॉमिक शॉक। कंपनी को तुरंत अलर्ट होके कदम उठाने पड़ते हैं। गॉट इट। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, कोड कंसल्टिंग ने कंपटीशन से बचने के लिए डाइवर्सिफाई किया। हाँ, एक को-जेनेरिक मर्जर किया क्रिएटिविटी के साथ, नई टेक्नोलॉजी पाने के लिए। जो शुरू में एक क्वेश्चन मार्क थी BCG मैट्रिक्स के हिसाब से। बिल्कुल। फिर बिजनेस को बेहतर चलाने के लिए SBUs में बांटा। सही। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए एक सोची समझी इंटेंडेड स्ट्रैटेजी अपनाई, वो रिफिलेबल कार्ट्रिजेस वाले। और फिर अचानक आई WFH जैसी चुनौती से निपटने के लिए स्पेशल अलर्ट कंट्रोल का इस्तेमाल किया। काफी कुछ किया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। ये केस दिखाता है कि डाइवर्सिफिकेशन, खासकर जब आप मर्जर के जरिए किसी बिल्कुल नए फील्ड में जाते हैं, जहां टेक्नोलॉजी अलग हो, मार्केट अलग हो, शायद काम करने का कल्चर भी अलग हो, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सही बात है। और इससे एक अहम सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि जब कोई कंपनी जो अपनी एक फील्ड की एक्सपर्टीज के लिए जानी जाती है, वो किसी बिल्कुल नए मैदान में उतरती है, तो क्या वो तालमेल बिठा पाती है? क्या वो जो उम्मीद की गई सिनर्जी है वो वाकई हासिल कर पाती है, या फिर मुश्किलें ज्यादा होती हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से बिजनेस की दुनिया की इन चुनौतियों और स्ट्रैटेजिक चालों को समझने में हमारे सुनने वालों को कुछ मदद मिली होगी। उम्मीद तो यही है।